स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पॉलीइंस और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया वुडवर्ड एंड फिजर रूल फॉर डाइइंस। डाइइंस के लिए वुडवर्ड एंड फिजर रूल की सहायता से लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम पॉलीइंस के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो जब हम पॉलीइंस की बात करते हैं तो पॉलीइंस उन कंपाउंड्स को कहेंगे जहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है उसकी संख्या 4 से अधिक हो जाती है। उस कंडीशन में लैम्डा मैक्सिमम जो वैल्यू है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसका वैल्यू हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ये प्लस है, ये ध्यान रखना। और इंटेंसिटी का वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर m नंबर ऑफ द एल्किल और एल्किल लाइक ग्रुप हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, n स्मॉल n नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और r एंडो रिंग की संख्या है जिसमें एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, और r एक्सो उन रिंग की संख्या है जिनमें एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ये लाइकोपीन का एग्जाम्पल है। तो इस लाइकोपीन के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि यहाँ तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमें देखना है कैपिटल M। कैपिटल M का मीन हुआ कि कुल एल्किल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, एल्किल प्रतिस्थापी कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो मेथिल ग्रुप है, और एक ये एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गया और एक यहाँ वाला हो गया। तो 6 और 2 8, तो M का वैल्यू हो गया 8। टोटल 8 इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूट है। स्मॉल n का वैल्यू होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। तो ये n का वैल्यू हो गया। और यहाँ पर रिंग सिस्टम नहीं है, इस कारण एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो उनका वैल्यू हो गया 0। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 114 प्लस 5 इंटू m का वैल्यू 8 प्लस n 11 इंटू 48.0 माइनस
1.7 इंटू एन, एन का वैल्यू 11। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू हमें प्राप्त होगा 476.3 नैनोमीटर। तो इस प्रकार इस रूल की सहायता से हम पॉलीइंस के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटेंसिटी का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इस कंपाउंड, ये जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है बीटा कैरोटीन का, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ इनॉन्स के बारे में। इनॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में। इनॉन्स क्या है? इन प्लस ऑन्स, इन डबल बॉन्ड सिस्टम और ऑन कार्बोनिल ग्रुप। जब एल्कीन या डबल बॉन्ड कंडीशन और कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम इनॉन्स कहते हैं। इन कंपाउंड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या इनॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है और उनके लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो हम अध्ययन करेंगे। इनॉन्स में क्योंकि दो प्रकार के क्रोमोफोर हैं, इन डबल बॉन्ड वाले और ऑन सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप वाले, जैसे यहाँ पर ये शो किया हुआ है। तो इन क्रोमोफोर को अगर हम आइसोलेट कंडीशन में माने, दो प्रकार का ट्रांजिशन हो सकता है। इन्स के लिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर हम कहें कि यहाँ पर ये इन्स के लिए आइसोलेट कंडीशन है तो यहाँ पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका ट्रांजिशन पाई स्टार में हो सकता है। तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन्स ये जो ग्रुप है ये कीटोनी ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल समूह। इसके लिए जो ट्रांजिशन है वो होगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ इस ग्रुप की वजह से पाया जाएगा। यहाँ इन ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इनके एनर्जी बैरियर के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ इस तरह से एनर्जी बैरियर के अकॉर्डिंग होगा अगर ये ग्रुप आइसोलेट कंडीशन में हो तो। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड कंडीशन में आ जाते हैं। इस कारण इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और डीलोकलाइज्ड होने से हमें अतिरिक्त मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल यहाँ पर 4 एनर्जी लेवल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4। इसके अलावा लॉन पेयर की वजह से एक एन एनर्जी लेवल है एज इट इज। इस कंडीशन में जब हमें मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स प्राप्त हो गए, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से हुआ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो होमो टू लूमो होगा। होमो का मीन हुआ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा?
क्योंकि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इसे एक मिनट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और हमें ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त हो रहे हैं। तो इनको जब हम फिलअप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पाई 1 में और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पाई 2 में। पाई 3 और पाई 4 एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे जिन्हें हम एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो होमो है वो होगा पाई 2। ये हो गया होमो। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी वाला पूर्ण पूरित या भरा हुआ आणविक कक्षक। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लूमो में। लूमो क्या है? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रिक्त कक्षकों में से न्यूनतम एनर्जी वाला आणविक कक्षक। तो जो रिक्त कक्षक हैं वो कौन कौन से हैं? पाई 3 है और पाई 4 है, ये दोनों हैं। इनमें से एनर्जी के अकॉर्डिंग पाई 3 लूमो है। तो ये हो गया लूमो। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा होमो टू लूमो। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप पहले जो पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा था या N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा था उनकी तुलना में कम होगा। तो यहाँ जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू वो उसका मान बढ़ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ईन्स और इनॉन्स दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के लिए ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की तरह काम करते हैं और ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट प्रदर्शित करते हैं। इस कारण हमें अधिक लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजिशन पीक प्राप्त होगी। तो ये हमने अध्ययन किया इनॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनमें यूवी स्पेक्ट्रल पीक किस प्रकार से प्राप्त होगी। अब हम अध्ययन करते हैं कि इन इनॉन्स के लिए या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड एंड फिजर रूल की सहायता से हम लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये जो नियम है वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो 215 नैनोमीटर। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, इस ग्रुप में इस कार्बन के साथ X कोई समूह है। यदि X एल्किल ग्रुप है तब तो हम बेसिक वैल्यू लेंगे 215, और यदि X H है तो बेसिक वैल्यू लेंगे 207, और यदि X OH OR इस तरह के ग्रुप हैं तो बेसिक वैल्यू लेंगे हम 193 नैनोमीटर। इसके अलावा अगर ये डबल बॉन्ड या कार्बोनिल ग्रुप 5 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में बेसिक वैल्यू 202 नैनोमीटर लेंगे। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों या एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक कंडीशंस हों तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके इंक्रीमेंट्स भी हम ऐड करेंगे। वो इंक्रीमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं कि अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंडीशन आ रहा है तो 5 नैनोमीटर वैल्यू हम ऐड करेंगे। अगर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो भी हम 5 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करेंगे।
अगर एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू हैं तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऐड करेंगे। अगर अल्फ़ा पोजीशन पर है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फ़ा पोजीशन पर यदि एल्किल ग्रुप है या रिंग रेसिड्यू है तो 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पर है तो 12, और गामा या डेल्टा या उससे हायर पोजीशन पर है तो 18 नैनोमीटर हम वैल्यू ऐड करेंगे। यदि कॉन्जुगेशन का विस्तार होता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन होता है तो 30 नैनोमीटर वैल्यू को हम और ऐड करेंगे। और यदि होमो एनुलर कॉन्जुगेशन है, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड साइक्लिक कंडीशन में हो और होमो एनुलर हो, तो उस कंडीशन में 39 नैनोमीटर का वैल्यू और ऐड करेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की क्रोमोफोर अगर जुड़े हुए हैं तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनके लिए भी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे। वो वैल्यूज़ इस प्रकार से, जैसे क्रोमोफोर के रूप में अगर OH ग्रुप है, अल्फा पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो 35 वैल्यू ऐड करेंगे, बीटा पोजीशन पे है तो 30 वैल्यू ऐड करेंगे। इसी प्रकार से अगर Cl है, क्लोरो समूह है, तो ये अल्फा पोजीशन में इतना वैल्यू, बीटा में ये वैल्यू, और गामा डेल्टा में कोई वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे। तो इन सब को ध्यान में रखकर इनको इन्वॉल्व करते हुए हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जिसके लिए हमें लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये CO ग्रुप है, ये ईन समूह है, यहाँ भी ईन समूह है और एक ईन समूह ये है। लेकिन हम जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो वहाँ पर इसके साथ कॉन्जुगेशन में कौन सा है, अब कॉन्जुगेशन में ये भी है और ये भी है, तो हम कॉन्जुगेशन में किसको इंक्लूड करें? तो जहाँ पर कॉन्जुगेशन अधिक है, कॉन्जुगेशन का विस्तार जिस डायरेक्शन में है, हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर इसके आगे और कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन और भी है इन दोनों के बीच। इस कारण हम इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो इस कंपाउंड्स के लिए बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर। फिर यहाँ पर ये रिंग रेसिड्यू हैं, ये रिंग के कंपोनेंट हैं जो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो रिंग रेसिड्यू है ये इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा रिंग रेसिड्यू, ये बीटा रिंग रेसिड्यू है, और ये वाला डेल्टा रिंग रेसिड्यू है। तो अल्फा के लिए जैसे बेसिक वैल्यू हो गया था 215 नैनोमीटर, अल्फा रिंग रेसिड्यू के लिए 10 नैनोमीटर, बीटा रिंग रेसिड्यू के लिए 12 नैनोमीटर, डेल्टा के लिए 18 नैनोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर ये एक ही रिंग में कॉन्जुगेशन है तो इसको हम क्या कहेंगे, होमो एनुलर कॉन्जुगेशन। तो इसके लिए 39 वैल्यू ऐड करेंगे। और एक ये जो कॉन्जुगेशन है ये अतिरिक्त कॉन्जुगेशन आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड वैल्यू फॉर कॉन्जुगेशन, और ये वैल्यू होगा 30 नैनोमीटर। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 324 नैनोमीटर। इस प्रकार वुडवर्ड एंड फिजर रूल की सहायता से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको ये असाइनमेंट है आपका कि इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है।
तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया पॉलीइंस और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए यूवी स्पेक्ट्रल पीक किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगी, उनका लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनके लिए भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम फंक्शनल ग्रुप या क्रोमोफोर की पहचान कर सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रा की सहायता लेकर हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें कितनी मात्रा में कॉन्जुगेशन है उसका हम पता लगा सकते हैं। कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम या जो कंपाउंड्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड कंडीशन में नहीं है। कोई अननोन कंपाउंड हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। टोटोमेरिक जो फॉर्म है उसका भी हम पता लगा सकते हैं, और आइसोमर में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनका भी पता हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर के साथ ही यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई। असाइनमेंट कर लें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप या फ़ोन करके पूछ लें। ओके, थैंक यू।